बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारे कुछ रवैये जो हैं वो हमने चेंज कर लिए, जिसकी वजह से हम लोग फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं हमजा। और हम कहते हैं कि हम पता नहीं मोटे क्यों हो रहे हैं, शायद खाते पीते हैं ज़्यादा। हालांकि कुछ लोग होते हैं खाते पीते भी नहीं। हाँ, मुझे तो ये भी मतलब कि मैं तो बहुत मामूली सा एक रोटी से ज़्यादा तो मैं दिन में नहीं खाता, फिर भी मोटा हो रहा। हाँ, सलाद वगैरह भी मैं खाता हूँ, हर चीज़ मतलब जो टाइम टेबल बताया हुआ है डॉक्टर ने, वो या हमने कोई मायरे ग़िज़ाइयत से भी हमने पूछते तो उस तरह के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वेट क्यों कम हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में 20,000 के करीब अफराद के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की है ओहायो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने उस रिसर्च में जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि नींद की कमी जो है वो आपको मोटापे का शिकार करती है। जब आप सोते नहीं हैं, वैसे क्योंकि रिकमेंडेड है 7 घंटे या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आप सोएं तो आपके लिए जो है ना वो बेहतर है, और आपकी सेहत के लिए और दिमागी सेहत, जिस्मानी दोनों सेहतों के लिए वो अच्छा और मुनासिब भी है। लेकिन जब आप कम करते हैं, सोते हैं, यानी कि कम नींद लेते हैं, तो उससे फिर जो है मोटापा और तो उसके अलावा हमजा मोटापे के साथ साथ आपको दीगर बीमारियां जो है, डायबिटीज़ हो गई हैं और ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डिक इशू हो गई, जितनी ये तमाम बीमारियां जो हैं ये भी इसी चीज़ की जड़ है। तो अपनी नींद जो है ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे जो तरक्की है ना, रवैये हमने बदल ली हैं। रात को हम देर तक जागते हैं, अगर सुबह किसी ने दफ्तर जाना है तो फिर वो नींद जो है वो काफ़ी कम हो जाती है कि टाइम से ऑफिस भी जाना है, लेकिन हम लोग रात को फिर भी नहीं जल्दी सोते। अच्छा, एक बड़ी वजह जो है ना ये मोबाइल फ़ोन है कि हम सोते वक्त अगर हम बात करें, साइकेट्रिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि तकरीबन आधा एक घंटा पहले आप मोबाइल लाजमी तौर पर छोड़ दिया करें, और ताकि आपको नींद जो है बेहतर आ सके। लेकिन हम आखिरी सेकंड तक भी देखते रहते हैं कि जी कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आ गया है, या फिर हमारे नोटिफिकेशंस तो नहीं आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हम देखते रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें बदलना होगा। और फिर क्या होता है, जब हमारी नींद कम हो जाती है तो यानी हमारे जागने का दौरानिया बढ़ जाता है। जागने का दौरानिया बढ़ जाता है तो उसके अंदर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती हैं, और लेट नाइट लोग जो हैं जो जाग रहे होते हैं वो फिर उस वक्त स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल कर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हाँ, इस तरह की इस्तेमाल कर रहे तो चीज़ें जो कि रात को हालांकि रिकमेंडेड ही नहीं है ये चीज़ें। 7-8 बजे के बाद तो है कि आपने खाना ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो उसमें आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को से अवॉइड करने का कहा गया। लेकिन हमारे जो रवैये हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम लोग स्नैक्स और ये जो हम लोग होती है ना चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह हो गई, कुकीज़ हो गई, हम रात में लेटे हुए बैठे हुए मूवी देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ करें, साथ साथ एक चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप कम खाना खा रहे हैं, फिर भी आप मोटे होते चले जा रहे हैं, तो अपनी नींद को बेहतर करके देखें, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली नॉट के जो हैं असरात हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जो है इजहार किया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात के बावजूद क्रिकेट की 2 बड़ी टीमों ने अचानक पाकिस्तान आने से इनकार क्यों किया है? क्या पाकिस्तान को तनहा करने की आलमी साजिश रचाई जा रही है? इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अहम मामले पर बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला किया। बिल्कुल हमजा, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हक़ाइक़ से आगाह करने की हिदायत भी की, और ये भी कहा है कि फेक अकाउंट से ईमेल्स, फेक न्यूज़ समेत तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ मुलतवी होने पर पाकिस्तान टेलीविज़न को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ जी, अगर दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो फिर कीमत अदा करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। ये आपने सुना जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से क्रिकेट टीम की वापसी का मामला जो है अब सिफारती सतह पर उठा दिया है, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी न्यूजीलैंड वज़ारत ख़ारजा से रब्ता किया, जिसमें दौरा मनसूख करने की वजाहत भी मांगी। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड से थ्रेट अलर्ट की नौइयत क्या थी, किसने जारी की, तमाम तफसीलात भी मांगी गई हैं। इस सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक
साबिक सफारतकार आसिफ दुरानी साहब। अस्सलाम मॉर्निंग आसिफ दुरानी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट का मौक़िफ़ अपनाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इस बात को समझते हैं कि काफ़ी हद तक ये दुरुस्त बात की है उन्होंने? एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को किसी किस्म के बेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान ने इससे पहले भी जब फैसिलिटेट किया था अमेरिका और नेटो फोर्सेस को, जो आईसैफ कहलाती थी, वो अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी जो अंडर चैप्टर 7 थी, जिसका मतलब ये है कि आपको हर सूरत में फैसिलिटेट करना होगा। तो ये था, उसके लिए तो हम तो फिर भी जोग्राफिकली अफगानिस्तान के नेक्स्ट डोर नेबर थे। इंडिया बड़ा बेताब था उस वक्त बेसिस देने के लिए। उनके कैलकुलेशन में ये था कि अगर इंडिया को वो अमेरिका इंडिया के बेसिस यूज करता है तो फिर उससे वो और पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके जाएंगे। तो बहरहाल ये अमेरिकियों ने भी एहसास किया ये मुमकिन नहीं था। तो इसलिए हम जो इस बहस में पड़े हुए हैं ना, ये इसका सही कॉन्टेक्स्ट जो है वो लोगों को वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया ने जो है यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन 1373 जो कि अंडर चैप्टर 7 थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और उस पर अमल दरामद किया। ठीक है। तो पाकिस्तान में लोग अगर यानी पसंद करें या ना करें, लीडरशिप पसंद करें या ना करें, आपके पास कोई रास्ता नहीं था। आसिफ दुरानी साहब, लेकिन जब पाकिस्तान से मदद लेने की बात हो, अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकालना हो, पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान से इनखला में तारीखी मदद की है, इसके बावजूद चाहे हम क्रिकेट को देख लें या फिर अब अमेरिका का बदला हुआ जो रवैया हम देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अचानक से महाज शुरू कर दिया गया या फिर ये भी सोची समझी एक साजिश है? पाकिस्तान को एक तरह से आप समझें, आप प्री सैंक्शन ईरा से गुजर रहे हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिकियों ने वो 9/11 के बाद से हम नॉन नेटो एलाय तो बन गए, लेकिन उन्होंने हमें नॉन नेटो एलाय बनाने के साथ ही ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर दी। उनकी देखा देखी बाकी यूरोपियन मुल्कों ने भी कर दी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जो इन ममालिक के लोग हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करने से इज्तनाब करें। ठीक है। और इज्तनाब का मतलब क्या है? एक आपका टूरिज्म की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, दूसरा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचा, तीसरा आपका जो बिजनेस है बाकी दुनिया के साथ उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान की मसनूआत जो हैं वो बाहर महंगी हैं। वजह ये है कि इंश्योरेंस कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई। सही। तो ये हमारे साथ एक तरह से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन $150 बिलियन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हुआ है। वो इसी जुमरे में आते हैं। तो अमेरिकियों ने हमें जो है एक तरह तो अलाई कहते थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये जो ट्रैवल एडवाइजरी ये एक फॉर्म ऑफ सैंक्शन है हमारे लिए साबित हुई है। तो अब ये जिस तरह से अब इन्होंने ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया है और उसके हमें कुछ शवाहिद अभी तक हमें सामने नहीं आए, पब्लिक में नहीं आए, हो सकता है हमारे जो है हुकूमत को या सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया हो, लेकिन हमें इसका जो है बरमला ये इजहार करना चाहिए कि आप हमें वो रीज़न बताइए जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नहीं आएंगे, और सिक्योरिटी रीज़न आप कह रहे हैं, लेकिन हमें वो बताइए ताकि वो थ्रेट अगर आपकी टीम के लिए तो हमारे लिए भी उतना ही अहम है ताकि हम उसको टैकल कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यकीनन इसमें वो बोग्स शामिल है, जिसमें जो अमेरिका की अगर नाराज़गी है उसके साथ ही ये जो 5 आईज इंटेलिजेंस कहलाती है, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और न्यूजीलैंड है। ये वो हैं जो एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज होते थे, तो अब उनका एक तरह से ये वो कॉलोनियल पावर्स थी जो अपना एक एजेंडा चलाती थी, जो उनका हुक्म चलता था। उनके ख्याल में शायद अब भी ये चलेगा, तो लेकिन मेरे ख्याल में टाइम्स हैव चेंज्ड। बिल्कुल, दौरान सर्वाइव की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम जिस तरह की सिचुएशन अब बन गई, अगर हम पाकिस्तान की मुआशी और सिफारती पोजीशन देखें तो वो भी आपके सामने है। हमें जहनी तौर पर आने वाले वक्त में सिफारती और मुआशी महाज पर कैसे मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए?
देखें, ये माशी मामला जो है वो तो बहरहाल एक मसला है, बाकी दुनिया को भी दरपेश है, तारीख में ये होता रहा है। ब्राज़ील में तो इन्फ्लेशन रेट एक ज़माने में कोई 1500% होता था, और अर्जेंटीना का भी यही हाल था। इकनॉमिकली वो एक ज़माने में बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने दोबारा मेहनत की तो दोबारा वो मैप पे आ गए। तो ये मईशत का मामला ऊपर नीचे होता है, लेकिन असल चीज़ है गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ। सही। जब आप ये मुल्क में इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें खुद ही फ्लो करती हैं। तो ये अब आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस कहाँ तक है, तो फिर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इमरान साहब, अगर आपकी गुफ्तगू को देखा जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्री सैंक्शंस एरा है पाकिस्तान के लिए, ये तो फिर तो पाकिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान हुकूमत की हम बात कर रहे हो, तो क्या पाकिस्तान को अब उसे जल्द तस्लीम कर लेना चाहिए? क्योंकि आपकी गुफ्तगू सुनते हुए लग रहा है कि अगर पाकिस्तान बाद में भी कभी ऐसा कर रहा होगा तो अमरीका और जो मगरबी ममालिक हैं उनका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। देखिए, हमें तालिबान को उस वक्त तस्लीम करना चाहिए जब अफगानिस्तान के बाकी नेबर्स भी उसको तस्लीम कर दें। सही। अकेले आप करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका पहले भी जब तालिबान 9/11 से पहले हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। उसका वो फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब भी यही है, इसलिए। लेकिन अगर अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स कर लेते हैं, जिसमें अगर रशिया और चाइना भी शामिल हो जाएं, तो वो 2 वीटो बिल्डिंग पावर हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, और इंटरनेशनली भी उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। लेकिन अगर हम तने तना हम खुद कर लेंगे, मेरे ख्याल में वो हमारा उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उल्टा नुकसान हो सकता है। ठीक है दुरानी साहब, लेकिन अब पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अब अपने कार्ड्स कैसे खेलना होंगे? क्योंकि बज़ाहिर अगर देखें अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद मगरब पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहा है। मेरे ख्याल में हम इतना भी जो है ना केक वॉक नहीं है इन लोगों के लिए। पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और हम जो है अगर मेरे ख्याल में नरम रवैये का ये मतलब नहीं है कि हमने जो है वो बिल्कुल गिव इन कर दिया है या सरेंडर, ऐसा नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और सबको पता है फिर जो है यहाँ जो खिते की जोग्राफी है उसमें जो पाकिस्तान की अहमियत है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो बहरहाल फिलहाल ये जो है उबाल है सामने नज़र आ रहा है, और उसके अलावा जो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उनके दरमियान जो कंपटीशन चला हुआ है उसका भी बड़ा दखल है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो रिपब्लिकन थे और प्रेसिडेंट बाइडेन जो डेमोक्रेट हैं, वो तो बायपार्टिजन सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल के सिलसिले में। तो और उसमें अमेरिका के अंदर भी जो है ओवरवेलमिंगली ये कंसेंसस पाया जाता है कि अमेरिकी ट्रूप्स को आप वापस निकाल लें। सही। तो ये है, अब उसको हमारे लोग उसको शिकस्त कहते हैं अमेरिका की, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका ने खुद डिसाइड किया निकलने का, तो उसको तो आप शिकस्त शायद कहना मेरे हिसाब से तो सही है, ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने डिसाइड किया वो निकल जाएंगे। तालिबान जो है, अब तालिबान के लिए भी तो बहुत बड़ा टेस्ट शुरू हो गया है कि वो जब तक अपोजिशन में थे, हमले कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो उस वक्त तक उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब हुकूमत उनके पास है, पूरा मुल्क उनके ज़ेर कंट्रोल है, तो अब उनका असल तो उनका इम्तिहान। बिल्कुल ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा ये अहम मामला है, लेकिन अच्छा हम जिस तरह से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि भारत के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी कि वो इसमें जो है उसका किरदार हो सकता है, और फिर जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को ये भी कहा गया था कि अगर आपको कोई थ्रेट मिले हैं आप तो शेयर नहीं कर रहे, हम आपको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाते हैं ग्राउंड तक, तो उस पर भी वो राज़ी नहीं हो रहे थे। तो ये मिली भगत जो है ना हमें नज़र आ रही है। इंडियन मूवीज़ में ना अक्सर जिक्र होता रहता है
कि जब भारत से कुछ नहीं हो पाता वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देता है। अक्सर तनकीद होती है भारतीय हुकूमत के ऊपर और ये इंडियन मूवीज़ के अंदर डायलॉग्स भी होते हैं, लेकिन अब भारतीय हुकूमत क्या कर रही है कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बंद करने की तरफ जा रही है कि अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से हम तो नहीं खेल रहे हैं, बाकी टीम्स के साथ भी इनको जो है ना, बाकी बोर्ड्स के साथ भी इनके ताल्लुकात को खराब किया अगर हमारे साथ तो ताल्लुकात अगर इनके नहीं भी हैं, इस तरह से हमारी मतलब क्रिकेट के नहीं खेल रहे, तब भी ये आगे ही जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ इनके जो है ना रवैये और जो इनके मतलब ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए। और बाकी एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला तो हमें अब बिल्कुल नज़र भी आ रहा है, साइड पर नहीं रखना चाहिए, वो अब हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और यकीनन जब आप सख्त फैसले करते हैं तो आपको सख्त रद्द अमल जो है उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के हवाले से, उसके फैलाव में कमी के अब कुछ असरात सामने आ रहे हैं और लाहौर समेत 6 शहरों में इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला भी कर लिया गया। जैसे आप खुश है ना कि अब पाबंदियां हटाई जा रही हैं, तो जिस वक्त हुकूमत पाबंदियां लगा रही होती है वो भी डेटा को देखकर लगा रही होती है, वो स्टैट्स को देखकर लगा रही होती है, तब आप कहते हैं कि जी पता नहीं हुकूमत को क्या हो गया कि हुकूमत ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब जब नरमी की जा रही है तब आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी, क्योंकि अगर आप एहतियात इसी खुशी में आप एहतियात करना भूल जाते हैं तो फिर से पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, क्योंकि केसेस जो हैं वो ऊपर हो जाते हैं। खैर, NCOC के सरवर असद उमर की सदारत में इजलास हुआ, उन्होंने कोरोना वायरस की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर भी किया और NCOC ने कहा कि मुल्क भर के लिए अमूमी कोरोना पाबंदियां जो हैं वो 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। अच्छा, पाबंदियों का जायजा लेने के लिए इजलास 28 सितंबर को होगा और कोरोना से बचाव की वैक्सीन अब लगवा लें, वरना पाबंदियों के लिए सबको तैयार रहना है। मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वाले अगले माह कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल, और NCOC के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वालों पर 1 अक्टूबर से फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो फिर शादी की जो तकरीबात हैं उन पर भी नहीं जा सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सकेंगे। तो फिर ये आप लोगों के लिए अलर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, अपने आप को जल्द अज जल्द। इसके अलावा डाइन इन डाइन आउट की इजाज़त भी इन लोगों को नहीं होगी, होटल या गेस्ट हाउस में रहने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सिंध में 5 लाख फाइज़र वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो अगले 2 हफ्तों में ज़ाया हो जाएंगी। और ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया कि बेशतर अजला ने फ़ाइज़र का इस्तेमाल किया ही नहीं है। और हम ये देख रहे थे कि एक्सपो सेंटर कराची में जो है वहाँ पर फ़ाइज़र वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी और बाकी अजला जो है उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे थे। तो फिर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। बिल्कुल, वो मैनेज ही नहीं कर सके ये सारी सूरत हाल को। तो अब देखें कि वो ज़ाया होने का भी है 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो कह रहे हैं। अब हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर कौन कौन सी पाबंदियाँ आयद हो रही हैं, हमें सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा। देखिए जी, NCOC के इजलास में यही देखा जाता है कि कौन से शहर हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेशियो या केसेस की तादाद ज़्यादा है। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 शहर ऐसे रह गए थे जहां पर अभी सख्त पाबंदियां थी, बाकी तमाम जगहों पे नरमी कर दी गई थी। तो उनमें से भी अब बहुत सारे शहरों में जो है वो केसेस की तादाद जो है वो नीचे आ रही है, बल्कि तमाम जो 5 पंजाब के और 1 KPK का बन्नू का शहर था, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त थी, मगर अब इनमें भी नरमी की जा रही क्योंकि तमाम जगहों पे पॉजिटिविटी रेशियो नीचे आ गया है, 5 से नीचे आ गया है, कई जगहों पे 3 पे आ गया है। तो अब वही पाबंदियाँ जो पहले दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में थी, जो नरम वाली पाबंदियाँ थी, अब इन शहरों में भी वही होगी। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी जो है वो भी अब खुल जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके सामने खुल गए हैं। इसी तरह मार्केट प्लेसेस पे भी जो है वो टाइमिंग्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, इंडोर डाइनिंग भी खुल जाएगी। तो ये चूँकि अब केसेस में वाज़ेह कमी आ गई है तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये सारी पाबंदियाँ लिफ्ट हो रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उस हवाले से भी बता दीजिएगा, उनकी पाबंदियों के हवाले से उन पर क्या पाबंदियाँ होंगी, क्या सख्तियाँ होंगी? जी देखिए, अब जितनी भी सहूलियात हैं, चाहे वो पेट्रोल डलवाना है, मार्केट प्लेसेस में जाना है, किसी किस्म के भी शादी हॉल्स में जाना होगा, रेस्टोरेंट्स में जाना होगा, जो कि जिस किस्म की भी कोई पब्लिक प्लेस वाली जगह होगी वहाँ पर आपको अपना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो दिखाना लाजमी होगा। और फंक्शंस में जो इंडोर के फंक्शंस हैं और जो बाकी जितने भी पब्लिक मुकामात हैं, सफ़र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जितनी पब्लिक उसकी यूटिलाइजेशन की चीज़ें हैं, उन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो ये सर्टिफिकेट लाजमी होगा। स्कूल्स में जाने के लिए असातिज़ा को उनको ये दिखाना ज़रूरी होगा
जितने ऑफिसेज के लोग हैं उनको अपनी ऑफिसेज में हाजिरी जो है वो सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे मिलेगी। सही। तो इसलिए जितने भी रोजमर्रा के मामूलात हैं अब हर जगह पे जो है ये सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल भी जारी है। इसके तदारुक के लिए हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से उन लोगों को बता दूं जो कि जाली सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि ये लोग जो हैं वो अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं काउंटर पे जाके, मगर जब वैक्सीनेशन वाले कमरे में जाने का वक्त आता है तो वो बाहर से निकल जाते हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवाते। या बाज़ इस वक्त ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं कि वो स्कैन करके नादरा के सर्टिफिकेट्स को उस पर तस्वीर या उस पर नंबर चेंज करके वो जाली सर्टिफिकेट बना देते हैं। मगर मैं ये वार्न करना चाहती हूँ इन सारों को कि ये बिल्कुल इलीगल काम है और ये जब पकड़ा जाता है तो इसके ऊपर जुर्माना होता है। इस वक्त गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दी है और उस ऐप के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे ये जाली सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। उसके अलावा जो इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर बार कोड होता है वो जब स्कैन किया जाता है तो उससे भी फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये सर्टिफिकेट जाली है। इसलिए हुकूमत ने वो तमाम मैकेनिज्म्स जो हैं चेक एंड बैलेंस के जो हैं वो बना दिए हैं और जो भी जाली सर्टिफिकेट होगा पकड़ा जाएगा उसको जुर्माना होगा और गवर्नमेंट के पास तरीके हैं इन सर्टिफिकेट्स को पकड़ने के लिए। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इस किस्म का काम कर रहे हैं वो ये ना करें, क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो फिर उनको जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हम अपना टारगेट अचीव करते जा रहे हैं और बारहा हम ये सुन रहे हैं कि अब बड़ी तादाद में हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। इस साल के आखिर तक अब हमारा कितने लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है और जो लोग वैक्सीन लगवाने से अभी भी कतरा रहे हैं अब उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको कैसे आमादा किया जाएगा कि आप लोग वैक्सीनेट हों? देखिए जी, हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला ये है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन वो है जिनको वैक्सीन लगाने के लिए अभी तक हुकूमत ने जिनकी दुनिया में अप्रूवल मिल गया हुआ है। पहले ये 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए था, अब ये जो फाइजर और मॉडर्ना है ये 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए भी अलाउ हो गई है। तो जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन होगी जिनको वैक्सीन लग सकती है उसके तकरीबन 70-80% लोगों को वैक्सीन लगाना हमारा टारगेट है और दिसंबर 2021 तक हमारी कोशिश है कि हम 8 करोड़ लोगों को जो है वो हम ये वैक्सीन लगा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मामला, सिंध में 5 लाख फाइजर वैक्सीन अगले 2 हफ्तों में एक्सपायर हो रही हैं। क्या इस पर आपकी सिंध हुकूमत से बात हुई है, उनसे रब्ता हुआ है कि आखिर ये मामला क्यों पेश आया? जी देखिए बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो वैक्सीन जो है वो टाइमली प्रोविंसेस को प्रोवाइड करे। फाइजर वैक्सीन वो है जिसको -70 के ऊपर रखना पड़ता है, अल्ट्रा कोल्ड चेन जिसको हम कहते हैं। जब एक दफ़ा ये अल्ट्रा कोल्ड चेन से निकाली जाती है तो उसको फिर 1 महीने तक आप आम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होती है। तो इनको वो प्रोवाइड की गई है। तो अब उसमें से 2 हफ्ते गुजर गए हैं और 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। तो हमें ख़तरा है कि अगर सिंध हुकूमत ने इसको सीरियसली ना लिया और इस वैक्सीनेशन के अमल को अपने तेज़ ना किया तो ये ख़तरा हो सकता है कि ये वैक्सीन ज़ाया भी हो सकती है। मगर हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और जहां उनको NCOC की या फेडरल गवर्नमेंट की इस सिलसिले में मदद चाहिए उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। और मेरी दरख्वास्त बल्कि है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जल्द अज जल्द, क्योंकि अब जो फाइजर वैक्सीन है वो आम शहरियों के लिए भी खोल दी गई है, आम शहरी भी फाइजर लगवा सकते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं लोगों को ये वैक्सीन पहुंचाने के। और चूँकि ये 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन अलाउड है तो वो बच्चे जिन्होंने ट्रेवल करना है या उनको भी लगाई जा सकती है। और 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए तो वैक्सीन वैसे ही ओपन कर दी गई है तो उनको भी वैक्सीन फाइजर लगती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इन एज ग्रुप पे जिन पे फाइजर अलाउड की गई है वो जल्द से जल्द इसको यूटिलाइज करे और इसको ज़ाया होने से बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ा अहम मामला ये और सिंध हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर 14-15 दिन रह गए हैं, सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं तो इस हवाले से फ़ैसला करना है कि अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको मूव कर दिया जाए ताकि डोजेज जो हैं कम अज़ कम दूसरे ज़ाया ना हो सूबे में मूव कर दिया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिनको लग सकती है। वो 5 लाख आप देख लें कि उसकी बड़ी तादाद में है, अगर ख़राब हो जाए तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ये बहुत मुश्किल से हमें जो है ये डोजेस मिल रही हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान और नाज़रीन कुछ क्रिकेट ही की बात करेंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पाकिस्तान में खेलने से अचानक इनकार पर जिस तरह से आम शायकीन जो हैं वो गम व गुस्से में नज़र में आए, उसी तरह खिलाड़ी भी जो हैं उनमें भी गम व गुस्सा जो है वो पाया गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। मेगा इवेंट से कबल खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो है मुलाकात मुतवक्के है। इस दौरान 92 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान इमरान खान अपने तजुर्बात से भी आगाह करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स भी देंगे। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात करें, रमीज़ राजा साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अपनी कोई भी होम सीरीज़ जो है वो खेलने अब न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमीज़ राजा ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद एशियाई ब्लॉक बनने का भी इंदिया दिया। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे जो है मनसूख होने के तमाम जो मामलात हैं वो ICC में उठाने में जो उठाते हैं, और ऐसी कौन सी उन्होंने कहा कि थ्रेट थी कि वो एक दम ही भाग गए यहाँ से और बताया भी नहीं सही तरह। सबसे अहम चीज़ है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क है, और उन्होंने कहा मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा साल बरतानवी क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, साथ ही ट्विटर पर भी उन्होंने अपना पैगाम जारी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में हमजा जो है उन्होंने ये कहा कि जीत जो है वो क्रिकेट की ही होगी, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के उन्होंने बारे में कहा है कि वहाँ तो वो सेफेस्ट कंट्री है, उस लिहाज से सिक्योरिटी के मतलब कोई इशू नजर नहीं आता। बरतानवी सफ़ीर ने क्या कहा है, पहले उनका पैगाम सुन लेते हैं, फिर आपको रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा था वो भी सुनाए। I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. My thanks to all at the PCB who have worked so hard in support of that. Akhir mein jeet cricket ki hogi. बिल्कुल जीत क्रिकेट की होगी, और ये जंग पाकिस्तान इस वक्त तो तनहा लड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और चंद इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ ममालिक से जो पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, वैसे इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं वो भी बोले हैं इस हवाले से, अथर्टन ने बात की है, साथ ही जो खातून कप्तान है, खातून टीम की कप्तान है, उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती थी, उनसे भी बात है। खैर, रमीज़ राजा का एक मौक़िफ़ सामने आया, वो क्या कहते हैं वो भी सुना देते हैं आपको। न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा और इंशाल्लाह निकलेंगे। अगर आप, मैं रिकॉर्डिंग काश मैं आपके साथ शेयर कर सकता जो चेयरमैन ECB के साथ की है, तो आप खुश हो जाते, इसलिए कि उनको बिल्कुल मैंने ये बताया कि हमें आप इस्तेमाल करके और बिन कर देते हैं। ये ना क्रिकेट बोर्ड को जो है ये चीज़ पसंद है और ना ही फैंस को, ना ही क्रिकेट टीम को। हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। मुश्किल बात यह है कि बग़ैर थ्रेट को शेयर किए हुए आप अबैंडन कर दें टूर को, ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड है हम सब के ऊपर। मैंने तो कह दिया क्रिकेट बोर्ड को कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आती है तो हमारे पास एक प्लान B जो है वो पूरा तैयार होना चाहिए। ये ICC के ऊपर जाके जो एक रिक्वायर्ड फोरम है उसके ऊपर खुल के बात ये की जा सकती है कि इसका हल ढूंढना चाहिए सबको। रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सवेरा साहिबा, अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से न्यूजीलैंड और बरतानिया के क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आप समझते हैं कि दुरुस्त साबित होगा फैसला, और इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलने के कितने इम्कान हैं? बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा, बिकॉज हमारा राइट है ये जो बायलैटरल सीरीज भी होती हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक MOU साइन होता है और उसके तहत होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पहले से तैयारियां होती हैं, फाइनेंसेस लग चुके होते हैं, इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। न्यूजीलैंड तो बिल्कुल 11th आवर पे गई है वापस, तो वो जाहिर सी बात है केस बिल्कुल करना चाहिए। और अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया दैट दे आर रेडी टू बेयर द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इवेंचुअली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इसी तरह केस किया जाएगा, ICC में जाएगी ये क्लेम जो है, ये ICC में जाएगा। बट
हमें इस बात को जरूर समझना है कि न्यूजीलैंड के जाने से हमें फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा और बहुत सारा लॉस हुआ है। उस लॉस को कैसे हम क्लेम कर सकते हैं? ठीक है सवेरा, जिस तरह रजा कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है, एशियन ब्लॉक की भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन जिसमें भारत शामिल नहीं होगा तो वो एशियन ब्लॉक कितना हमें मजबूत नज़र आएगा। और दोनों ममालिक ने अपने अपने दौरे तो कैंसिल किए हैं, शायद आगे जाकर अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी सफ में खड़ा होगा। इस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ क्रिकेट मामलात दुरुस्त करने के लिए अब क्या हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए? बिल्कुल सही कहना है रमीश राजा का, बिकॉज ये वेस्टर्न ब्लॉक जो ये थ्रेट का सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये फाइव आइज इंटेलिजेंस है और फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है उसमें यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस है जो मिलके फैसले करती है और मिलके जो भी थ्रेट होती है वो एक दूसरे को बताती है। सो उसके तहत ये टूर हमारा कैंसिल हुआ न्यूजीलैंड का। सो बिल्कुल वो एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की वजह से हमें पहले से अंदाजा था इस बात का कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो कोई हामी नहीं भरेगा, क्योंकि उन्होंने वजह कुछ और बनाई कि प्लेयर्स को एंजाइटी और प्लेयर्स की मेंटल स्टेटस वर्ल्ड T20 से पहले उन्होंने सिक्योरिटी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इस एंजाइटी और प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। बट इवेंचुअली हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो कुछ ऐसा ही करने वाला 2 के 2022 में है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। इवन देन आपको तैयार रहना चाहिए मेंटली। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि हम कुछ कर सकें एज अ बोर्ड, एज अ टीम। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए और हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। वंस एज अ नेशन हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और वंस एज अ टीम हम क्रिकेट में स्ट्रांग होंगे तो ये खुद भागेंगे हमारे पीछे हमारे साथ खेलने के लिए। सवेरा साहब, अगर हम रमीज राजा साहब की बात करें, मतलब उन्होंने जब से मनसब संभाला है तब से उनको बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अगर रमीज राजा साहब की क्रिकेट कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को देखें तो उम्मीद यही की जाती थी कि शायद बोर्ड से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार कर पाएगा पाकिस्तान। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, आप लगती हैं कि आपको लगता है कि रमीज राजा साहब के जो दाती ताल्लुकात हैं वो इस मौके पर काम आएंगे? बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और बहुत फायदा मुझे लगता है उठाना भी चाहिए। रमीश राजा को तो मैं कहूंगी कि वो अभी आए, अभी सीट पे बैठे और अगले दिन से एक बिल्कुल सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो अभी मेरा ख्याल से थोड़ा सा उनको पाउंड जमाने दें और डेफिनेटली आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि जो आपकी दोस्ती होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है बोर्ड से, वो बहुत मैटर करती है। सही है। मगर इवेंचुअली अगर कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहा है कुछ और कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहता है तो फिर तो इवेंचुअली कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वसीम खान ईसीबी के सेटअप से उठकर आए हैं। अगर वो ईसीबी को इस पॉइंट पे कन्विंस नहीं कर सके तो आप ये सोच लें कि जहन पहले से बना के बैठे। और क्या वसीम खान जो उनके वहां पे जो हमारे पास यहाँ पे अभी उनके सिक्योरिटी एजेंट हैं जिन्होंने सारे अप्रूवल देने थे, जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश टूर करने का भी अप्रूवल दिया था, ये वही है रेज डिक्सन। तो उन्होंने भी यहाँ पे कंफर्म किया था, ईसीबी को ये यकीन दिलाया था कि कोई थ्रेट नहीं है। इवन देन ऐसा हो रहा है। तो अगर तो कंस्पायर कोई करना चाहता है तो फिर तो आपकी कोई दोस्ती काम नहीं आती। मगर रमीश राजा क्योंकि अच्छे टर्म्स पे हैं, सारे मुल्कों के हेड्स ने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स जहां जहां बैठे हुए हैं वहां वो खेले हुए हैं साथ, तो बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। और एक और फायदा उठा सकते हैं, मगर उसके लिए हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन होना बहुत जरूरी, अच्छी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सौरव गांगुली के साथ बहुत अच्छे रेपो है रमीश राजा की। तो अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो जाती है हमारे पड़ोसी मुल्क से तो सौरव गांगुली के साथ एक और मामला है कि हम कहते पाकिस्तानी जो लोग हमारे हक में ट्वीट कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात कर ली जाए तो उनका जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी वाला है, सपोर्ट वाला है। लेकिन क्या इस जज्बे को या वो जो अब ट्वीट सामने आ रही हैं क्रिकेटर्स की, इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? पाकिस्तान इस जज्बे को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है या बोर्ड्स के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, खिलाड़ियों की आरा बिल्कुल मुख्तलिफ होती है? देखिए, जज्बा तो है बिल्कुल और अप्रिशिएट करना चाहिए जितने लोगों ने हमारे लिए ट्वीट की, जितने लोगों ने मैसेजेस किए, हमें वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की तरफ से मैसेजेस दिखे, इवन फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर्स की तरफ से भी जो है वो सपोर्ट में मैसेजेस दिखे। बट इससे फायदा हम क्या उठा सकते हैं? मुझे तो सिर्फ 2 ही फायदे दिखते हैं। एक तो ये कि पीएसएल में जो हमारे इंडिविजुअल फॉरेन प्लेयर्स आएंगे जो टूर करेंगे वो बैकआउट ना करें आफ्टर ऑल दिस केओस एंड सिचुएशन, और वो उसी तरह आते रहें कि एटलीस्ट हमारी पीएसएल पे कुछ डैमेज ना हो। दूसरी एक और चीज जो रमीश राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि
अगर तो ऑस्ट्रेलिया नहीं आती तो हमारा प्लान भी ये है कि हम ट्राई नेशन कोई टूर्नामेंट कोई सीरीज रखेंगे, विच मीन्स के पहले से तैयार है हम मेंटली ऑस्ट्रेलिया के ना आने के लिए। तो जो भी बोर्ड तैयार होगा उनके साथ ट्राई नेशन वो रखेंगे, सीरीज रख सकते हैं। तो अगर तो वो ट्राई नेशन सीरीज हम प्लान कर लें, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जिस तरह हमने पहले भी किया था, वर्ल्ड 11। तो ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट शो किया है और जो तैयार है पाकिस्तान आने के लिए, उनके साथ मिलकर वर्ल्ड 11 भी करवाई जा सकती है। हमें फिर से वो पूरा लूप घूमना पड़ेगा जो हम पिछले 5 साल से घूम रहे हैं, ट्रस्ट वापस लाने के लिए और अपने मुल्क में क्रिकेट वापस लाने के लिए। अच्छा सवेरा, ये जो कैफियत बहरानी सी बन गई है, इसी बहरानी कैफियत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वर्ल्ड T20 से टीम से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो तवक्को रखें हम फिर कि वर्ल्ड कप में एक हमें बदली हुई पाकिस्तानी टीम देखने को मिलेगी, ऐसी टीम मिलेगी जिसमें अटैकिंग अप्रोच भी होगी? देखें, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर उससे पहले 2016 में भी उन्होंने टीम से मुलाकात की थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था टीम पे। बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी हमें 2016 के वर्ल्ड T20 में, और इंडिया के मैच से पहले जो है वो मुलाकात हुई थी ताज होटल में, मुझे अच्छी तरह याद है बिकॉज मैं वहां मौजूद थी। तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन जरूर मिलती है, मगर जो सब कुछ करना है वो इन लड़कों ने करना है। इन लड़कों को जितना रमीज राजा ललकार सकते थे उन्होंने ललकार दिया है कि अब जो कुछ होगा वो आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। जितना गुस्सा आपको न्यूजीलैंड पे है वो अपनी परफॉर्मेंस पे चैनलाइज करें और उनको वर्ल्ड स्टेज पे हराएं, तभी आप अपनी वो रिस्पेक्ट गेन कर सकेंगे। इस तरह अगर गुस्सा करते रहेंगे तो लफ्जों से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। परफॉर्मेंस से वो गुस्सा दिखाएं, परफॉर्मेंस से उनको हराएं और परफॉर्मेंस से जवाब दें कि आपने जो सब कुछ हमारे साथ किया है हम फिर भी शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंजेस हैं, रमीज़ राजा के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए, खिलाड़ियों के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को समझदारी से हमें जो है और जज्बाती होकर नहीं फैसले करने होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि हम अपनी क्रिकेट कम करके बैठ जाएँ। हाँ, बेहतर फैसले कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर अपनी होम सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो अगर ये मामला नहीं होता तो एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि अगर वो कहें कि हम आपके पास आके नहीं खेलते तो फिर हम उनके पास ना खेलें, उनको भी कहें कि आप भी न्यूट्रल वेन्यू पर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हमजा आगे बढ़ेंगे। आलमी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के 60 महफूज तरीन शहरों की लिस्ट अब जारी की है और पहले 30 नंबरों में कोई भी मुस्लिम मुल्क का शहर जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन कराची का नंबर है कुछ बिल्कुल इस फहरिस्त में शामिल है और वो 59वीं पोजीशन पर है। मगर फहरिस्त में मौजूद ये वाहिद पाकिस्तानी शहर भी है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि ये बड़े शहरों की एक फहरिस्त थी जिसमें 60 शहरों को लिया गया और कराची गैर महफूज शहरों में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि कराची 59वें नंबर पर था और सिर्फ रंगून ही इस फहरिस्त में कराची से ऊपर है, जिसको इस वक्त सियासी बहरान का भी सामना है। मुल्क के मालियाती मरकज़ कराची के इंडेक्स में 100 में से 39.7 का मजमूई स्कोर हासिल किया और इस इंडेक्स के मुताबिक शहर कायद, सेहत, डिजिटल, माहौलियाती और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बाकी दुनिया के शहर जो हैं उनसे बहुत पीछे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर गुड रखा गया था, नीचे एवरेज रखा गया था और फिर एंड पे आके कराची का जो है नाम आ रहा था। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनाय साहब। अहमद चनाय साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अहमद चनाय साहब, डिजिटल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। इन पांचों की अगर बात कर ली जाए तो कराची का जो नंबर है वो 55 से नीचे ही रहा है और हम देखें तो 59वें नंबर है और सिर्फ कराची ही शामिल किया गया इसके अंदर पाकिस्तान के शहरों में से भी। आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामलात हैं? अगर हम बात करें कि हमारे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स वहाँ से इकट्ठा हो रहा होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसकी भी सूरत हाल ये है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी कैसी फ़ज़ा में रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी का अमल जो है वो मुसलसल चल रहा है। मैं बिल्कुल कैंडिड बात कर रहा हूँ कि जहाँ हम 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, वहाँ कराची शहर को डिजिटलाइज बनाने के लिए जो एफर्ट्स की गई थी और जिनके वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। मैं इस मामले में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल एक उसूल की बात कर रहा हूँ कि इस शहर को जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है, मैं ये समझता हूँ कि इसके जो पोटेंशियल्स हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और
और कराची में काम करने की जितनी आसानियां मौजूद है, मैं समझता हूँ कि उस पर एज अ बिजनेसमैन कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ इतनी सहूलियात मौजूद हो कि सिटी विद इन द सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी भी है, ट्रेडिंग सिटी भी है, और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मौके भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। फिर कराची जो है वो पाकिस्तान का हब है। आप ये समझ लें कि कराची शहर में पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग यहाँ आबाद हैं, और हर आदमी ये चाहता है कि कराची में आकर आबाद हो, कराची में अपने रेवेन्यू जनरेट करे। तो जब तक कराची शहर को हम डिजिटलाइज करने की बात नहीं करेंगे, इसको सेफ एंड सिक्योर सिटी नहीं बनाएंगे, ये हालत, ये इंडेक्स हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल अहमद साहब, हम इसको डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, अगर हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट को ही ले लें तो वो आप क्या समझते हैं तवालत का शिकार क्यों हो गया, और इससे शहर को महफूज बनाने में मदद कितनी मिल सकती है? देखिए, बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अगर हम ये कहें कि जी तवालत के शिकार क्यों हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार जो भी हुकूमत में है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो गिने जा सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक उसूल की, कि इस शहर को जो है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, इसके पोटेंशियल को जो है वो मजीद बेहतर बनाना चाहिए था, ना कि जो है वो हम इस शहर को एक खौफजदा शहर बना लें। जाहिर है, देखिए कराची में सबसे ज्यादा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू कराची में स्ट्रीट क्राइम का आज मौजूद है, और स्ट्रीट क्राइम का वो अज़ाम है कि जो जहां मर्जी में आए, जिधर मर्जी में आए, लोगों को जो है लूट लिया जाता है। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। आप कराची के गली मोहल्लों में जो एक कॉमन शिकायत सुनेंगे वो यही सुनेंगे कि मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा पर्स छिन गया, मुझे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल ले गए, गन पॉइंट पे मेरी गाड़ी ले गए। तो ये चीजें जो है वो शहर को खौफजदा बनाती हैं, शहरियों को खौफजदा करती हैं, और फिर इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, ताकि इन क्रिमिनल्स को जो है वो रोका जा सके और इन जराइम का सद्देबाब किया जा सके। ठीक है, एक हेल्थ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम बाकी देख लें कि चले हम तरक्की नहीं कर पाए, हम पर्सनल सिक्योरिटी किसी तरह से मेंटेन नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, अगर हम देखें डिजिटल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी मतलब कि कराची के शहरी अच्छी फ़ज़ा में सांस भी नहीं ले रहे हैं, और इनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। बाकी मामला तो चलें हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उल्टा हेल्थ के ऊपर बुरे असरात पड़ रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो वो भी 4 से 5 साल कम होती जा रही है। देखिए, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। कराची में जो आलूगी का माहौल है, कि कराची में साथ में समुद्री हवा भी साथ है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसका मिक्सचर जहाँ धुआं ज़्यादा हो, जहाँ समंदर नज़दीक हो, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो, वो कंबाइंड होकर ज़ाहिर है जो शहरी हैं उनके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आप ये देखें, कोविड में भी कराची की जो शराय कोविड थी वो सबसे ज़्यादा रही है और है भी। आज भी हम अगर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों से मुवाजना करें तो कराची में सबसे ज़्यादा जो है वो शराय कोविड मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात की गमाजी करती हैं कि यहाँ सीरियसली तमाम मसाइल को, चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो जनरल सिक्योरिटी के हवाले से हो, उनको एड्रेस करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर ये ना किया गया तो फिर हमारी ये हालत जो है, जो आज 70 साल से है, वो बदस्तूर कायम रहेगी अपनी जगह पर। अहमद साहब, आपने जिस तरह से कहा है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि जो शहर क़ायद के तमाम मसाइल हैं उनका हल इतना मुश्किल हो गया कि उनका कोई हल मतलब कोई तलाश ही नहीं कर रहा है, या तो मतलब वो उनसे समझ ही नहीं आ रही किस तरह हल करना है? वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? देखिए, इसके लिए एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए। जब कराची ऑपरेशन का आगाज़ हमारी पाक फौज ने 2013 में किया था, 2015 में किया था, उस वक्त शहर की जो हालत थी वो हर एक को पता है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इतनी ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों में बहुत बड़ा खौफ हरास था। कराची से लोग माइग्रेट कर रहे थे। उस वक्त इंटरवेंशन की गई 2013 में, और 2 साल के अंदर शहर जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हालत में आ गया, और ये तमाम मेजर क्राइम जो है उनका खात्मा हो गया। वो पॉलिटिकल विल थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन की विल थी, और यही विल जो है वो अगर आज भी की जाए कराची को बेहतर बनाने के लिए, तो कोई वजह नहीं कि ना सिर्फ जाए। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात थे, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
कराची में बात करें तो मुख्तलिफ माफियाज़ हैं जिन्होंने गठजोड़ कर रखा है और शहरियों का जीना हराम किया हुआ है। इन्हीं माफियाज़ में दूध फरोश भी शामिल। बिल्कुल हमजा, जो जब चाहे और दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं और हालत ये है कि इंतज़ामिया भी उनके सामने बेबस दिखाई देती है। कमिश्नर कराची सिवाय बयानात जारी करने के कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन अब दूध माफिया की मनमानियों और इंतजामिया की नाअहली पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो हरकत में आई है और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अच्छा, अदालत ने कमिश्नर कराची को 21 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया है और कहा है कि बताया जाए दूध के तय करदा निर्ख से ज़ायद कीमत पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। अदालत ने खबरदार किया है कि पेश ना होने पर असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, अदालत ने मुतनब्बे किया है कि अगर दूध की क्वालिटी बेहतर ना हुई और उसका जो रेट है वो कम नहीं होगा तो सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसके हुकाम जो है और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि शहरियों को कब तक रिलीफ मिल पाता है। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद मौजूद हैं। शहराज, बता, शहरियों की मुश्किलात के बारे में मनमाना इजाफा भी कर दिया जाता है, फिर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अब ज़ाती हैसियत में कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देने के वादे और दावे तो खूब किए जाते हैं, चाहे मुकामी गवर्नमेंट हो या ज़िला इंतज़ामिया, सभी की जानिब से बार बार ये ऐलानात तो खूब किए जाते हैं, लेकिन अमलन हमें इक़दाम होते हुए हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते। और जो डेयरी फार्मर्स और जो दूध फरोश हैं उनकी जो है वो मनमानियाँ हमेशा उरूज पर रहती हैं और वो अपने मन माने निर्खों पर जो है दूध फ़रोख्त करते हैं। इस वक्त जो मार्केट रेट है वो 130 रुपये लीटर पर दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर करता है वो 94 रुपीज़ यानी 94 रुपये कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो रेट मुख्तस किए गए थे, लेकिन कराची में कहीं भी इस रेट पर जो है वो दूध अवेलेबल नहीं है। दुकानदारों की जो यही मौक़िफ़ होता है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं और लोगों को यही कहा जाता है कि अगर 130 रुपये में लेना है दूध तो लो, नहीं तो अपना रास्ता ना पुता। हम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तो कोई हमें इक़दाम होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं देते, ना ही प्राइस चेकिंग कमेटियाँ जो बनाई गई हैं उनकी जानिब से कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, ना ही कोई जुर्माने होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ना ही डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होते हुए दिखाई देती हैं। और मन माने निर्खों पर इस वक्त जो है शहर कायद में दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मर्स की जानिब से अब ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा और इस हवाले से डेयरी फार्मर्स के मुख्तलिफ इजलास भी किए जा रहे हैं। ताहम शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई में आवाम पहले ही पिस चुके हैं और आए रोज़ और दूध जैसी ग़िज़ा मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शहराज, आप हमें कर रहे थे। अब फिर 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की बात हो रही है, किधर 94 रुपये और किधर अब फिर 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया जाएगा। पहले ही आप मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। हम बात करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल सिंध फूड अथॉरिटी डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दूध की कीमत को तो ज़रा एक साइड पर थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, मयार की बात करें उस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि खालिस दूध तो शायद मिल ही नहीं रहा। उसके लिए अदालत के जो अहकामात हैं वो भी ज़रा हमें बता दीजिएगा और आप लोग क्या कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर इन योर 92 न्यूज़ चैनल। मैं सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से यही कहूँगा कि सिंध फूड अथॉरिटी जब से बनी है तो बहुत से इक़दाम लिए हैं मिल्क की जो क्वालिटी और मिल्क की हाइजीन को इंश्योर करने के हवाले से ना। अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए मिल्क की एडल्ट्रेशन को चेक करने के हवाले से और इस हवाले से हमारे डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी जब से वो आए हैं उसने पर्सनल इंटरेस्ट ली है कि पब्लिक को क्वालिटी और हाइजीन मिल्क दिया जाए ना। उस हवाले से उन्होंने आते ही पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जितने थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई। मिल्क को टेस्ट करने के हवाले से हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं जिसमें मिल्क टेस्टिंग, रैपिड मिल्क टेस्टिंग किट्स हैं और मिल्क एनालाइजर्स हैं, लैक्टोमीटर्स हैं। उसके हवाले से हमने मिल्क सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई किया कि मिल्क सप्लाई चेन में किस जगह पे एडल्ट्रेशन हो रही है जहाँ पे हम कार्रवाई करें। इस हवाले से 3 जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से मिल्क एडल्ट्रेशन हो रही थी, जिस पे हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, हेवी जुर्माने भी किए हैं। उसमें फर्स्ट जो है एरिया है वो है स्पेशली प्रोडक्शन एरिया ना, जहाँ से दूध बन रहा है। वहाँ से इसमें केमिकल्स मिक्स किए जा रहे थे, डिटर्जेंट्स, फार्मलिन, सोडियम क्लोराइड और यूरिया ना, ये ऐड किए जा रहे थे और पानी ऐड किया जा रहा था दूध में। दूसरी जगह एडल्ट्रेशन की थी
जहाँ से ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ह्यूज क्वांटिटी में दूध लेके आ रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्शन एरिया टुवर्ड्स द रिटेलर्स। तो बीच में ये अपनी गाड़ियों में से प्योर दूध निकाल के उसमें उतना ही पानी ऐड कर देते थे। अच्छा। ये एक सेकंड जगह थी जहाँ एडल्ट्रेशन हो रही थी दूध में ना। थर्ड जगह है रिटेलर के पास ना, रिटेलर के पास पानी भी ऐड किया जा रहा था दूध में, और उसके अलावा उनको टेम्परेचर मेंटेनिंग डिवाइसेस नहीं थी अच्छी तरीके वाली, जिससे वो दूध की क्वालिटी को या उसकी लाइफ को जो है ना बढ़ा सकते हैं। तो इस पे पूरी कराची के अंदर सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स ने काफ़ी रेड्स किए, ऑपरेशंस किए, और उसमें जितने भी पॉजिटिव टेस्ट आए हमने उनको दूध को कन्फिस्केट किया, उन पे हेवी जुर्माने लगाए। जब हमने रिटेलर्स को ज़्यादा प्रेशर दिया और उसके साथ साथ जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर की जहाँ से दूध आ रहा है, वहाँ पे हमने ह्यूज क्वांटिटी में मिल्क टेस्टिंग की, और जो ख़राब दूध निकला उसको हमने डिस्कार्ड भी करवाया। अच्छा डॉक्टर मसूद साहब, ये सारे मसाइल तो हैं जो कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोगों को खालिस दूध की पहचान भी नहीं है। आवाम जो है वो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, उसको पता नहीं लगता कि खालिस दूध जो है वो कैसा होगा और उसमें कौन से केमिकल्स या पानी कितनी मिकदार में मौजूद है, इसके बारे में हमें तो नहीं पता। लेकिन बतौर माहिर आप क्या तजवीज़ देंगे, किस तरह से पहचान कर सकते हैं खालिस दूध की? जी, खालिस दूध एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे अपेरेंटली तो नहीं हो सकती, उसमें एक दो टेस्ट हैं, जैसे कि अगर आप दूध के 2-3 ड्रॉप्स टेबल की जो है एज पे रख दें, अगर वो पीछे से सफ़ेद लकीर छोड़ देती है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ एडेड है मिल्क के अंदर ना। अगर पीछे से सफ़ेद लकीर नहीं छोड़ती तो वो प्योर जो है ना दूध है। अच्छा, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि पब्लिक को चाहिए कि जो जितने भी डेयरी शॉप्स है, वो जो सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंस होल्डर्स हैं, काइंडली उनको विज़िट करें, और कराची के अंदर जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके यहाँ कदरन बेहतर दूध की क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू शॉप डेयरी शॉप्स जिनके पास इतनी अच्छी टेम्परेचर मेंटेनिंग। हमने दूध खरीद लिया कराची में, हमारे घर दूध देने आया दूध फरोश, उससे ले लिया जाके दुकान से हमने दूध खरीद लिया। अब हम उसको चेक करवाना चाहते हैं कि जिस शख्स से हम दूध ले रहे हैं क्या ये दूध खालिस बेच भी रहा है या नहीं बेच रहा। तो हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें कि हमें चेक करके बता दें कि जिस शख्स से हम इतना महंगा दूध खरीद रहे हैं वो खालिस है भी या नहीं। उनको ये कराची के अंदर या सिंध के अंदर जहाँ भी ये इशू है, उनको सिंध फूड अथॉरिटी का हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं कंप्लेंट सेल के, उन पे काइंडली वो कांटेक्ट करें, हमारी टीम से फौरी वहाँ पहुँच जाएगी और उनको दूध चेक करके दे देगी कि ये खालिस दूध है या नहीं है। अच्छा, किस बिना पर वो दूध चेक किया जा रहा होता है और क्या क्या हम निशानदेही कर सकते हैं? वो जो टीम आएगी वो हमें क्या बताएगी, इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, क्या बताया जाएगा? उसमें एडल्ट्रेशन का बताया जाएगा, पानी का बताया जाएगा, डिटर्जेंट्स का बताया जाएगा, उसमें यूरिया एडेड है या फार्मलिन है या सोडियम क्लोराइड है, या उसमें फैट और क्रीम की कंटेंट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा हमें बता दीजिएगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि मयार के हवाले से, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम मयार नहीं दे सकते हैं, कि जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उसके ऊपर मयार मिल ही नहीं सकता, इसलिए शायद ख़ुद से रिटेलर्स ये काम कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ दूध फरोश जो हैं वो दुकानों पर ये काम कर रहे होते हैं। ये जवाज़ आपको कैसा लगता है जब उनकी जानिब से दिया जाता है? एसोसिएशन से कोई आप भी बातचीत करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये इतना मुझे रीज़नेबल नहीं लगता, क्योंकि जब 94 प्राइस थी, आज से 2-3 माह पहले पे 94 या 100 रुपये पे दूध चल रहा था, तो उस वक्त भी जब हम दूध की क्वालिटी को चेक करते थे यही कंप्लेंट्स थी, यही इश्यूज़ थे। अब जबकि 130 हो गया है, फिर भी दूध की क्वालिटी और उसमें यही इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये दूध की कीमत 150 भी हो जाएगी तो जो नेचर है हमारी ना, ह्यूमन ग्रीड की नेचर, और हमारे सोसाइटी के अंदर जो दूध फरोश माफिया है ना, वो इसे ये इजी मिंटिंग मनी का एक तरीका समझती हैं, और मैं नहीं समझता कि ये उससे बाज आएंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसके हवाले से हमने एसोसिएशंस को इनवाइट जी ठीक है सर। आखिर में सिर्फ ये बता दें, सिंध फूड अथॉरिटी इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी खालिस दूध लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
इसके लिए सर ये हमने अभी ये शुरू किया है कि हमने जितने भी डेयरी एसोसिएशन हैं और केटल फार्मिंग ओनर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है अपनी ऑफिस में, और हमने एक रोड में प्लान बनाया है जहाँ पे हम ट्रेनिंग करवाएंगे जो डेयरी शॉप्स वाले हैं, और उनको हम मिल्क रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब वो दूध ले रहे हैं केटल फार्मिंग ओनर से तो उसकी वो उसी वक्त चेकिंग करें। अगर उसमें एडल्ट्रेशन है तो वो फौरी तौर सिंध फूड अथॉरिटी को बताएं और उस केटल फार्मिंग ओनर को वो वापस करें दूध, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। दूसरा, हमने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी डेयरी शॉप्स हैं वो सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे, और उसको हम रिपीटेडली चेक करेंगे। इस हवाले से हमारी दूध पे काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जो भी इकदाम आप लोग कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे यही कि शहरियों को जो है वो खालिस और जो मयारी दूध है और वो मुनासिब कीमत में भी मिल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब, आप सुपर पाकिस्तान का हिस्सा बने, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से पहचान भी कर सकते हैं अगर जो दूध खालिस नहीं है तो उसकी पहचान भी एक तरीके से मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी के लिए पहचान करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेहतर यही है कि आप इन लोगों से रब्ता करें फूड अथॉरिटी से, और इनको कहें कि हमें चेक करके बताएं कि जो दूध हम ले रहे हैं, एक दिन आप ये मश्क करके देख लें, 2-3 दफ़ा करके देख लें, आपको पता लग जाए कि आप जिस शख्स से दूध ले रहे हैं वो दूध वाकई दूध है या दूध नहीं है, और आप क्या अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं और ख़ुद भी पी रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम शौक़ की बात करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं जिनके अफराद शौकीन होते हैं और कहते हैं कि इसका कोई मोल भी नहीं होता। वैसे हमने तुम्हें भी किसी चीज़ का शौक़ है? बहुत चीज़ों का शौक़ है, लेकिन जो अब हम जिस शौक़ की बात करने जा रहे हैं, ये शौक़ इस वक्त होना, ऐसे मुआशरे में होना कि जिस वक्त डाक की बिल्कुल ही हम देखें तो डाक अब आती नहीं है। हाँ जी, हमें डाकिए नज़र उस तरह से नहीं आ रहे होते नहीं आ रहे। लेकिन हमजा झंग के एक शहरी ने 7वीं जमात से डाक टिकट्स जो हैं वो जमा करना शुरू की, और आज उनके पास दुनिया के तमाम ममालिक के टिकट्स मौजूद हैं, और शहरी का दावा है कि उसके पास 2 लाख से ज़ायद टिकट्स हैं। क्या बात है। और ये टिकट्स वाला हमें याद है, छोटे होते जो हम डाक भेजते रहे हैं और ये आती रही है, वो हम संभाल भी लिया करते थे। तो अभी की जो जनरेशन है उनके लिए तो ये बड़ा एक मुनफरिद सी चीज़ है। खैर, ये हमारे लिए भी मुनफरिद चीज़ है कि ऐसा शौक़ पाला जाए। तो अभी की जनरेशन को दिखाना चाहिए। इमरान सुल्तान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। डाक टिकट्स जमा करने का शौक और मशगला जिसे तमाम मशगलों का बादशाह माना जाता है। जंग के रिहायशी चौधरी वहीद ने शौक को तकवीयत देते हुए ज़बाना तालिबे इल्मी से डाक टिकट्स जमा करने शुरू कर दिए। समाजी कारकुन का कहना है कि शुरू में उन्होंने खतो किताबत के जरिए दूसरे शहरों और मुल्कों से टिकट्स मंगवाए। उनके पास न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के टिकट्स मौजूद हैं। 47 से लेकर और 2021 तक की मेरे पास तमाम कलेक्शन है, और इसी तरह पूरी दुनिया की जो कलेक्शन है वो मेरे पास दुनिया के 200 तकरीबन 24 ममालिक हैं, उनकी सब की कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। और ये मैंने इसमें परचेज़ भी बहुत सारी की है, बहुत सारा खर्चा किया है। शहरी के मुताबिक ये शौक इनकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ा। चौधरी वहीद की कलेक्शन में जद्दोजहद आज़ादी, पाक फौज, कौमी सकाफत, इंडस्ट्री और मुख्तलिफ शख्सियात के डाक टिकट्स मौजूद हैं। बर्रे सगीर की तकसीम से कबल और बाद के टिकट्स से लेकर बरतानिया में लेडी डियाना, शहजादा चार्ल्स, मलका एलिज़ाबेथ समेत दुनिया भर की मशहूर शख्सियात और बड़े वाक़यात से मुतल्लिक जारी होने वाले डाक टिकट्स भी इस मेगा कलेक्शन में शामिल हैं। पूरी दुनिया की जो मशहूर शख्सियात हैं वो मैंने उसके हिसाब से अलग अलग तरतीब लगाई हुई है। और एक हर कंट्री का, जैसे कि ये आपके है कि ये हमारे टाइटैनिक जो अपना जहाज़ था, ये उसकी है कि ये जैसे बना फिर उसकी रवानगी और सारे लेके और डूबने तक जो है इसकी है कलेक्शन, ये मुख्तलिफ मुल्कों ने शाया की है। जंग के शहरी की इस खसूसी काविश और शौक की बदौलत डाक टिकट्स जमा करने का ये मशगला आज भी जिंदा है। चौधरी मोहम्मद वहीद की ख्वाहिश है कि दीगर अफराद भी इनके शौक में हमसफर बने ताकि डाक टिकट्स जमा करने का ये मशगला अमर हो जाए। इमरान सुल्तान, 92 न्यूज़, जंग। क्या बात है, जेब पर तो भारी यकीनन पड़ा होगा, लेकिन ये शौक है और शौक का कोई मोल नहीं होता है। और क्या बात है, कितनी वो बेहतरीन कलेक्शन है, देख के कितना अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे। और बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट ये तैयार की है, क्या बात है। और बड़े अच्छे तरीके से उसको महफूज रखा अपने पास। ऐसे लोगों का जो शौक है उसको भी सामने लेके आना चाहिए, और वाकई ये बड़ा मुनफरिद सा शौक है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ मुल्की मईशत की बात कर लेंगे। माली साल 2021-22 के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की अब पेशगोई की गई है, जबकि हुकूमत
हुकूमत का जो हदफ है वो 4.8% है। इसकी वजह जो है मालियाती हालात और वैक्सीनेशन की शरह में बेहतरी है। फिच का अपने रिपोर्ट में कहना है कि वैक्सीनेशन की बेहतर शरह निजी खपत में इजाफा करेगी, जबकि मुआविन माली और मालियाती हालात है मजमूई फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए समत का काम करेंगे। अच्छा, रेटिंग एजेंसी ने यह कहा है कि नमू की आउटलुक पर खतरे का वजन नीचे की जानिब है, जबकि मुल्की महाज पर कम्युनिटी में ज़्यादा खौफनाक वायरस की डेल्टा किस्म वैक्सीनेटेड आबादी की कम शरह कोविड के इन्फेक्शन में दोबारा इजाफा नमू पर भी बहुत ज़्यादा वजन डाल सकती है। अब ये पूरी एक सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर अमरात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए फिच रेटिंग्स ने रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की पेशगोई की है। हमारा टारगेट 4.8% है। आपको क्या लग रहा है कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे या फिर ये भी ज़्यादा बता दिया फिच रेटिंग्स? देखिए, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो तीन चीज़ें ध्यान में रखिए कि वो हमें बताती है कि हमारी मईशत का साइज़ क्या है, नंबर 1, मईशत सेहत इस वक्त कैसी है, 2, और कारकर्दगी कैसी जा रही है। अब 2018 में जो आखिरी साल था PMLN का, उसमें जो फिगर सामने आई थी जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, वो थी 5.8%। यानी कि हमारा साइज जो है वो उससे पहले साल के मुकाबले में 5.8% मईशत का साइज जो है वो बढ़ा था। 2019 में तकरीबन 1% बढ़ा और 2020 में वो 0.5% है। इसमें कोरोना वाला साल शामिल कर लीजिए तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से, उसका ग्रोथ रेट जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आया। अब जब जीडीपी नीचे आती है तो क्या होता है, नौकरियां कम मिलने लगती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लोगों की कम होना शुरू हो जाती है। तो हम जिस लिहाज से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें तकरीबन 13 से 15 लाख नौकरियां सालाना क्रिएट करनी है। जिसका मतलब ये है जब तक जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6 से 7% तक नहीं बढ़ेगी तो वो हमारे जो इजाफी आबादी जो लेबर फोर्स में ज्वाइन कर रही है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो हम बात करते हैं कि 4% बढ़ जाएगी, 4.2 बढ़ जाएगी, 4.8 बढ़ जाएगी, इन सब का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी की शरह है वो मजीद जाएगी, क्योंकि जब तक 6-7% पे नहीं ग्रो करेंगे वो जो इजाफी आबादी है वो नौकरियां नहीं हासिल कर पाएगी। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, 4.8% शरह नमू अगर हमने हासिल करनी है तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से अवामिल हैं जो कि सबसे अहम होंगे हमें इस टारगेट को अचीव करने में? तो ये सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करते हैं वो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें होलसेल है, रिटेल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। तीनों में कुछ जो है वो ग्रोथ हमें चाहिए होगी। हमारे यहाँ पिछले ग्रोथ अगर आप तारीखी हवाले से देखें तो 1947 से लेके तकरीबन 2008 तक पाकिस्तान में अच्छी खासी जो है वो मईशत के अंदर ग्रोथ आती रही और उसके साथ साथ जो हमारा अफराते ज़र का रेट है वो भी बड़ा कंट्रोल में रहा। लेकिन 2008 के बाद एक बड़ी डिफरेंट शक्ल सामने आती है, उसमें हमारी ग्रोथ भी कम रह जाती है और साथ ही साथ अफराते ज़र जो है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो महंगाई का रेट है, वो भी बड़ी तेजी से चढ़ने लगता है। तो बड़ा हमें तशवीश है, तशवीश की निगाह से इसको एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हमने ग्रोथ के मैदान में भी हार रहे हैं और अफराद के मैदान में भी हार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो जो 2018 में पीटीआई ने अपने मंशूर में वादा किया था कि कार्टेल को हमारे वजीर आजम साहब माफियाज भी बुलाते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा तो ये महंगाई वाला मामला और जीडीपी ग्रोथ वाला मामला, इसके रास्ते में बहुत सारे वो हर्डल्स रहेंगे, वो नई साइकिल से बाहर निकल पाएगी। इसमें शुगर का माफिया भी है, इसमें बिजली का कार्टेल भी है, इसमें खाद का कार्टेल भी है, नया कार्टेल का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कारें बना। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब तक 6 या 7% हमारी ग्रोथ नहीं हो जाती है तब तक और हम नौकरियां पैदा नहीं कर रहे होते हैं तो फिर भी हम जो हैं मतलब हमारे लोग बेरोज़गार होते रहेंगे। लेकिन हुकूमत का टारगेट 4.8% है। अभी हम तो 4.8% भी अचीव होगा या नहीं होगा इसके ऊपर फंसे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि 4.8% रियलिस्टिक है? अगर हम 6 या 7 रख देते शायद वो रियलिस्टिक ही ना होता।
देखिए हमारा जो बेस आ रहा है अब 2020 की मैंने आपको बताया, 2021 में 3.9 बताया जा रहा है, तो बेस से उठना है और 4.8 पे पहुंचना है। मैं समझता हूँ कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा। मैं आपको आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद वो रियलिस्टिक ना होता। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ कि जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। बेरोजगारियाँ बढ़ रही होंगी, आमदन जो है वो कम होगी। तो हमें कोई ऐसा तरीका कार निकालना है कि वो जो सर्कल बन गया है कि हम 4-5 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे यहाँ 7-8% तक भी ग्रोथ गई है माजी के अंदर। तो अगर माजी पाकिस्तान वहां तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल पाकिस्तान के पास मौजूद है। हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, हमें पोटेंशियल अपना इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेटिंग इदारा फिच ये भी कह रहा है कि खालिस बरामदात मरकज़ी नमू में मनफी किरदार अदा करेगी क्योंकि दरामदात बरामदी नमू को पीछे छोड़ देगी। आप इत्तफाक करते हैं फिच की जो इसने डेटा एनालाइज किया है? जी, इसका सबूत जो है वो तो हमने अगस्त 2021 का जो महीने में जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो देख लिया है। अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स कर डाली हैं वो तकरीबन $6.25 अरब की हैं और वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में बुलंद तरीन है। और जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो $2.25 अरब से नहीं बढ़ पा रही हैं महाने के अंदर। तो $4.25 अरब का महाना खसारा जो है ये एक बहुत बड़ी रुकावट रहेगा। पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, जो खसारा है, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और जब वो इजाफा होता है फिर स्टेट बैंक अपना जो शराय सूद है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर हमारे वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम वापस IMF के पास आते हैं। IMF फिर हमारी GDP ग्रोथ को रोक देता है। तो ये तो हम देख रहे हैं जिसको वो क्या हम कहेंगे कि एक शैतानी चक्कर चल रहा है हमारी, उसको किसी तरह तोड़ना है हम। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप कर रहे थे मुल्की मईशत के हवाले से और GDP ग्रोथ के हवाले से जो हम देख रहे थे कि फिच रेटिंग एजेंसी ने जो बताया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है GDP है वो 4.2% रहेगी। तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर हम 4.8 भी अचीव कर लेते हैं तो फिर भी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं हो रहे होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान अब इस प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे की जानिब जो है वो बढ़ रहा है, जहाँ से पूरी दुनिया में अपना लोहा भी मनवाने में इसे अभी जिस तरह से कहते हैं ना कि अभी मज़ीद वक्त जो है वो लगेगा, लेकिन अब जो है वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो अपना लोहा मनवा सकेगा इस फील्ड में। रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में नित नए तजुर्बात कर रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन भी कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब बिल्कुल ऐसे ही एक काम जो है कारनामा मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं नस्ट के तालिब इल्मों ने किया है। फार्मूला स्टूडेंट UK 2021 में टीम की हालिया कामयाब दौड़ के बाद उन्होंने एक रेस के बाद टीम ने फार्मूला स्टूडेंट रूस में रशिया में कामयाबी अपने नाम कर लिया। नस्ट की टीम ने तमाम इनफरादी इवेंट्स में दूसरी पोजीशन हासिल की। बिल्कुल। अच्छा, जिसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट था, बिजनेस प्लान पर प्रेजेंटेशन भी थी और इसके एक वो इवेंट था, फिर लागत इवेंट और EV कैटेगरी भी शामिल थी। और फिलहाल अगर टीम की बात करें तो अपनी अगली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसको बनाने के लिए काम भी कर रही है, जो कि कुछ अंदरूनी अज्जा पर तहकीक और तरक्की के साथ तकमील के करीब भी है। अब हम बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर हैं नस्ट स्टूडेंट टीम की अस्मा नूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अस्मा। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो फार्मूला कार है ये कैसी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं? क्या आपने सिर्फ फार्मूला तो तैयार किया है? वालेकुम अस्सलाम, इट्स गुड टू बी हियर। ओके, सो बेसिकली इट्स अ फार्मूला इलेक्ट्रिक कार। तो एक ही मेंबर बैठ सकता है, एक ही ड्राइवर होता है गाड़ी का और एक ही इंसान बैठ सकता है। एंड वी डोंट जस्ट हैव द फार्मूला, हमने सक्सेसफुली 2 गाड़ियाँ फैब्रिकेट की हैं एंड द थर्ड वन इज़ नियर कंप्लीशन एट दिस टाइम। अच्छा, चले अब हमें ये ज़रा कॉम्पिटिशन्स के हवाले से बताएं कि ये क्या कॉम्पिटिशन्स थे जहाँ पर आप लोग गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर और क्या नताइज निकले?
सो टीम जो फॉर्म हुई थी वो 2016 से टीम चलती आ रही है। तो 2016 में हम यूएसए में कंपटीशन में गए थे FSAE। वहाँ पे टीम ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, 4th आए इन कॉस्ट इवेंट। उसके बाद हम 2018 में फार्मूला स्टूडेंट यूके गए थे। वहाँ पे वो कंपटीशन, फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है जिसके अंदर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो लोग एक फार्मूला स्टाइल व्हीकल बनाते हैं, वेदर इट्स कंबस्टन या इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारी टीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करी थी, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। और कंपटीशन में बहुत मतलब पूरी दुनिया से टीम्स आ रही होती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सो 2018 में वहाँ पे हम लोग 9th आए इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में और 18th इन बिजनेस प्रेजेंटेशन। देन लेटर ऑन इन 2020 हम 65 टीम्स में से ओवरऑल 21st आए थे और 4th इन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। एंड देन दिस ईयर इन 2021 कॉम्पिटिशन फार्मूला स्टूडेंट यूके, वो वर्चुअली हमने पार्टिसिपेट किया था बिकॉज ऑफ ट्रैवल बैन। तो इसके अंदर टीम इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट में 3rd आई, विच वाज एन अचीवमेंट फॉर द टीम जो कि पहले अचीव नहीं हो सका। एंड ओवरऑल टीम की रैंकिंग 18 थी। एंड लेटर ऑन इन अगस्त हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया फार्मूला स्टूडेंट रशिया में। इसके अंदर टीम की ओवरऑल पोजीशन इन द ईवी कैटेगरी 2nd आई। उसके अंदर टीम्स थी डिफरेंट कंट्रीज से, रशिया से थी, मल्टीपल टीम्स थी। एंड वहाँ पे टीम ने कम्पीट किया और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इवेंट और डिज़ाइन इवेंट सब में टीम 2nd थी। ओवरऑल भी 2nd पोजीशन आई टीम। क्या बात और है। अभी जो टीम है वो बिल्कुल अस्मा, जब ये प्रेजेंट कर रहे थे तो रिस्पांस कैसा मिला और कैसा फील कर रहे थे आप लोग? और आप जजेस के अगर रिस्पांस की बात करें तो जजेस की तरफ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि टीम्स पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी आ रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो इतनी एंथुजियास्टिक बच्चे हैं कि दे वांट टू शोकेस देयर टैलेंट टू द वर्ल्ड। सो जजेस की तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है जिसकी बेसिस भी हम लोगों ने इम्प्रूव कर करके अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर किया कि आज हम लोग फार्मूला स्टूडेंट रशिया में 2nd आए हैं। अच्छा, तो जजेस की तरफ से हर इवेंट में सही काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है अस्मा, हमें ज़रा ये भी बताइए कि टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। टीम में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे होते हैं, किस किस डिपार्टमेंट से बच्चे जो हैं जिनको शामिल किया जा रहा होता है, और अगर आपकी टीम का कुछ लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सिर्फ नस्ट की टीम है, तो बच्चे कई ये सोच रहे होते हैं कि जी कि हम ये काम करना चाहते हैं, अभी वो शायद FSC कर रहे होंगे, तो वो किस तरीके से नस्ट में आएँ और फिर आप लोगों की टीम का हिस्सा बन जाएं? सो टीम के ऑपरेशंस कुछ इस तरह होते हैं कि हमारे पास अराउंड 35 to 40 मेंबर्स होते हैं टीम में, और ये सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ नस्ट कराची कैंपस। क्योंकि टीम वहाँ पे बेस्ड है तो हम वहीं के लोग लेते हैं, क्योंकि व्हीकल पे काम करना होता है तो आपको चाहिए होता है कि वो लोग फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हों। उसके बाद टीम के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। जो मेजर अभी जो टीम की डिवीजन है मेजर, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल के अंदर फर्दर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं, और ये दोनों डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंश्योर कि टीम के जो व्हीकल के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करें। व्हीकल को स्क्रैच से डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी फैब्रिकेशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, एंड देन वो शिप होती है। नॉन टेक्निकल में आपके पास आता है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस टीम की आउटरीच कैंपेन्स, टीम की सोशल मीडिया प्रेजेंस और जो स्पॉन्सर्स के साथ डीलिंग होती है। सिंस इट्स अ बिग प्रोजेक्ट तो बजट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम मोस्टली स्पॉन्सर्स लाते हैं ऑन बोर्ड जो कि हमें स्पॉन्सर करते हैं फॉर द इवेंट। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस देखती है, एंड देन कम्स द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द टीम। उसका काम होता है कि वो इंश्योर करे कि टीम को अगर कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमारे मोस्टली कंपोनेंट्स पाकिस्तान से नहीं मिलते। लाइक मोटर मोस्टली हमें शिप करवानी पड़ती हैं बाहर से, तो कस्टम्स के इशू या एडमिन रिलेटेड इशूज़ या फिर व्हीकल की शिपमेंट, इस तरह के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट देखते हैं। सो एंड देन अबव देम दे इन सब के डायरेक्टर्स होते हैं। अबव देम देयर इज अ टेक्निकल मैनेजर जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखता है। देन देयर इज अ टीम मैनेजर जो कि मैं हूँ, मैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशंस के सारे काम देख रही होती हूँ ओवरऑल ओवरसी, एंड बाकी टीम की भी जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन वगैरह होता है। एंड देन देयर इज अ टीम लीड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल टीम। बिल्कुल अस्मा, आपने बड़ी शानदार आपकी ये कामयाबी रही है और आप इस पर यकीनन मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन आप फ्यूचर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर बात करें फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग का फ्यूचर किस तरह का देख रही हैं आप?
हमें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड बैक इन 2016 तो लोगों को आइडिया भी नहीं था कि व्हाट अ फार्मूला कार इज़, एंड वी यूज्ड टू टेल देम, और लोगों को समझ नहीं आती थी हमारी बात, बट नाउ एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो और अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें, जो ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की, उस लिहाज से भी टीम अपना खुद रिसर्च डिपार्टमेंट टीम ने स्टार्ट किया हुआ है विद इन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी इन हाउस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इन हाउस BMS पे काम कर रहे हैं। देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट ड्राइवरलेस व्हीकल, उसका हमने वर्किंग स्टार्ट की है कि हम पाकिस्तान की पहली DV प्रोटोटाइप बनाएं। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इट माइट टेक 2 years, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा टीम की जो भी व्हीकल के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हर साल हम डिफरेंट अप्रोचेस ले रहे होते हैं। इस साल वी आर प्लानिंग कि हम अपनी चेसी को मोनोकॉक पे शिफ्ट करें। तो इस लिहाज से अगर देखें तो टीम दिन लाइक विद ईयर्स एज द टाइम हैज़ पास, तो टीम काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई है और काफ़ी अच्छा अपना रिसर्च वर्क भी करी है। सो The future looks promising to all of us. चलें ठीक है अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का बनी और बहुत गुड लक। और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट मौजूद है, मौके जो हैं उतने मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं ना वो करने की सलाहियत भी रखते हैं और कर भी रहे हैं और फिर अपना जो है ना नाम भी बना रहे हैं उस चीज़ के अंदर। और जिस तरह से पोजीशन भी सेकंड पोजीशन उन्होंने ली है, तो यकीनन खैर अब लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ आना शुरू हो गया कि फार्मूला कार होती कौन सी है, पहले नहीं पता था। कितने लोग एक्चुअली ना अगर देखा जाए तो वो काफ़ी पुराना इंटरव्यू था, अगर हम उसको भी देख लें तो उस वक्त कितने पाकिस्तानियों को पता था। हमजा, लेकिन जिस तरह से हम लोग बचपन से वैसे हम लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते आ रहे हैं, जब रेसिंग हो रही होती है इन पे तो हम लोगों ने हमेशा देखा है उन चीज़ों को भी। वैसे चलें ये इकरा स्पोर्ट्स चैनल देखती आ रही है, हम लोगों को तौबा के पता लगा कि फार्मूला कार क्या होती है। आगे बढ़ते हैं और बड़ा अहम मामला है, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के नए केसेस अब सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक रवां साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 605 कन्फर्म केसेस आ चुके हैं। अच्छा, जबकि लाहौर की अगर बात कर लें तो अब तक 497 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और लाहौर में डेंगू के सैकड़ों मरीज जो है वो सामने आने पर इंतजामिया भी अब हरकत में आ गया। कमिश्नर लाहौर की बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि डेंगू की जो टीम्स हैं वो सही तौर पर काम ना करेंगी अगर, तो अवाम और जो है वो शिकायत भी दर्ज कराए, इंतजामिया को इतला फौरी तौर पर करे। अच्छा, पेशावर और कराची की बात कर लें तो वहाँ पर भी कोरोना वबा के साथ साथ अब डेंगू वायरस भी सर उठा रहा है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। डेंगू वबा जो है हम देख रहे हैं कि फिर से सर उठा रही है, केसेस भी सामने आ रहे हैं। अपने घरों के अंदर ख़ास तौर पर जितनी हम एहतियात कर सकते हैं वो एहतियात हम पर लाजिम है और आपके साथ ये नंबर्स शेयर करने का मकसद भी यही था ताकि आप इसको सीरियस लें। हम कोविड के अंदर इतना फंसे हुए हैं और कोविड के हवाले से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम डेंगू को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो डेंगू को सीरियस बिल्कुल हमजा। और जिस तरह से एहतियात के बारे में कहा गया था कि जो अपने जिस तरह से अब वाटर कूलर जो होते हैं, उसके अलावा जो रूम कूलर्स होते हैं, इनके अंदर जिस तरह से पानी खड़ा रहता है, इस पानी को आप मौसम चेंज हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही इन पानी को साफ रखें और कहीं पे किसी भी जगह पे जो ड्रम पानी के खास तौर पे उनको ढक कर रखें, खुला ना रखें। इस किस्म की जो एहतियात है वो लाजमी करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर जो है वो हमने देखे भी हैं और डेंगू के जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो एहतियात इसका वाहिद हल है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, लेकिन इंसान ने नेमतों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि अपने लिए ही ज़िंदगी मुश्किल बना ली। बिल्कुल ऐसी है। मोटापे की अगर बात कर लें तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे हम खुद ही मोल लेते हैं। गोश्त का पहाड़ किसी सूरत भी जो है जाज़िब नज़र नहीं होता है। बेडोल और मोटी तोंद किसी भी इंसान की शख्सियत को बुरी तरह मसा कर देती है। वैसे भी अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो जिस्मानी वज़न में इजाफा जो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कहा जाता है कि जिस्मानी वज़न ज़्यादा बढ़ जाने से घुटनों में, कोहनियों में, टखनों में, मतलब कि जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जो तकालीफ हैं वो भी आपको लाहक हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि आपके अपीयरेंस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, आप उतने अच्छे दिख नहीं रहे होते और हर शख्स अच्छा दिखना चाहता है। अगर ये मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ये सिर्फ वो ऊपर से ही कह रहा है, हर शख्स अच्छा दिखना चाह रहा होता है। दूसरे मसाइल आप देखें, मोटापा बात करें किसी से जाके, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, आपको कोई मसला होगा अपना वजन कम करें, बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हों, हम हार्ट पेशेंट्स का जिक्र कर रहे हो, जॉइंट पेन की बात कर रहे हो, अब तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग नी रिप्लेसमेंट चाह रहे होते हैं और उनका वजन इतना ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि ये वजन थोड़ा सा कम करें ताकि हम आपकी नी रिप्लेस कर सकें। ये बड़े मसाइल है जो मोटापे की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इन मसाइल को एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते नहीं हैं हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हम लोग बस खाने पर मतलब हमारा जब देखते हैं
हैं, खाना है आगे तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, खाई जा रहे होते हैं। तो एतदाल जो है ना वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मोटापे का जो शिकार लोग हैं वो बहुत सारी बीमारियों में जो हो जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों की अगर हम बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, उसके अलावा हम ब्लड प्रेशर की बात कर लें, कार्डिक इश्यूज़ की बात करें, तो ये सारे जो हैं उन चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, अब हम कैसे कोशिश करें कि हम मोटापे का शिकार ना हो जाएं। और ख़ास तौर पे हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे, कई लोग ये कह रहे होते हैं मैं तो कुछ भी नहीं खाता या मैं कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। और क्या वो बुनियादी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं? कम करना मतलब हम हेल्दी हो सकते हैं कि हेल्दी वज़न आपका एक होता है, वेट होता है जो जिसको हम BMI कहते हैं कि उसको हम जब देख रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी के मुताबिक होता है और आपकी जो हाइट वगैरह उसके लिहाज से वो होता है। खैर हमें करना क्या होगा और ये बुनियादी वजह क्या है, पहले तो हम इसकी बुनियादी वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक रीज़न बता दें कि मोटापा होता क्यों, क्योंकि हमने एक रिसर्च आज शेयर की थी जो कि ओहायो यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसमें यह था कि एक नींद की कमी जो है वो भी एक बड़ा मसला है इसका। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है कि कोई बीमारी अंदर चल रही है जिसका आपको पता ही नहीं है और वो मोटापे की वजह बन रही है, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो जाना या थायराइड का मसला हो जाना या बहुत सारी बीमारियां जब वो जन्म लेती हैं उनका सिम्टम ये आता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि वज़न इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। दूसरी वजह आती है हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें फिर नींद का पूरा ना होना, नींद का पूरा ना होगा, नींद पूरी नहीं होगी तो ग्रेलिन और लेप्टिन जो दो हमारे हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। एक हार्मोन का काम है वो आपको हंगर का सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है, वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब हंगर ज़्यादा लग रही है और दूसरा हार्मोन जिसका काम है स्टॉप कि खाना खा लिया बस, वो रिलीज ही नहीं होता, तो आप ज़्यादा खाते रहते हैं। नींद का पूरा ना होना लाइफस्टाइल, जो हमारी बुनियादी वजह है लाइफस्टाइल, उसमें से एक है। दूसरा आता है कि आप नींद तो पूरी हो रही है लेकिन आपको वैसे खाना खाने की बहुत आदत है। खाना खाने की आदत से मुराद ये है कि कई दफ़ा साइकोलॉजिकली फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है और आपको बेचैनी शुरू हुई है कि मैंने तो खीर चखी नहीं, खीर बने हुए 2 घंटे हो गए, जगह नहीं है पेट में, ना ही आपको फिजिकल हंगर है, इमोशनल हंगर या आप उसको कह सकते हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल एक नीड है कि आपने उस चीज़ को खाना ही खाना है। तीसरी वजह आती है कि आप वैसी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मीठा वगैरह इतना नहीं, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप पहाड़ बना लेते हैं या आप जितना बर्न नहीं कर रहे आप उससे कहीं ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मसला जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि 4'11" जिसकी हाइट है जिस खातून की, वो भी वैसे खाती है जो उसकी बहन जिसकी हाइट 5'6" है उतना खा रही होती है। अब दोनों की हाइट्स में डिफरेंस है तो दोनों की नीड्स में भी डिफरेंस है। दोनों एक एक रोटी खा रही हैं, जो 5'6" वाली है वो तो उसको कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 4'11" वाली उतना नहीं खा सकती। तो हम लोगों ने एक यूनिट अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात में और एक पराठा नाश्ते में, इससे ज़्यादा चलें। आज हम बड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमने पराठे के ऊपर से ऑयल हटा दिया, सूखी रोटी खा ली। अब हम सोचते नहीं है कि हमारी नीड एक रोटी की है भी कि नहीं, मतलब जितना हम बर्न नहीं कर सकते हम उतना ज़्यादा इनपुट ले लेते हैं, खा लेते हैं। फिर अगला आता है कि आपका इनपुट तो सही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, मतलब आप खा तो अच्छा रहे हैं, सेहतमंद चीज़ें खा रहे हैं लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं बर्न ही नहीं कर रहे। पूरा दिन एक सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहे या पूरा दिन एक सोफे पे, या आपकी कॉल सेंटर की जॉब है, आपकी नर्सिंग की जॉब है जिसमें आपने एक कुर्सी पे बैठे रहना है। बहुत सारी हमारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहना है। अब जिनकी तो जॉब्स का मसला है उसको जाहिर है हम कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है या किसी की जॉब ऐसी है जिसने पूरी रात जागना है, चलो वो तो मजबूरी की उसमें आ जाता है। बाकी सब लोगों को चाहिए कि वो अपनी नींद रात के टाइम पे पूरी करे। जो स्लीप हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा दिन जितना मर्जी एफर्ट करते रहें, अगर आप अपनी नींद ही रात को पूरी नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी सही फंक्शनिंग की तरफ ही नहीं आएगी। ग्रेलिन लेप्टिन का इम्बैलेंस रहेगा, स्टॉप का सिग्नल आएगा नहीं और हंगर का सिग्नल आता जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप जो खा रहे हैं आप उसका एनालिसिस करें कि आप उसको बर्न भी कर पा रहे हैं, कि आपको उसकी ज़रूरत भी है जो आप खा रहे हैं। जब आप कोई चीज़ खाने लगते हैं तो आप ये सोचा करें मुझे इससे क्या फ़ायदा होना है, सिर्फ खाना बराए खाना नहीं खाना, आपने भूख को ख़त्म करने के लिए नहीं खाना, भूख को ख़त्म करने से फ़ायदे कितने। अब जैसे कितने लोग हैं लाहौर में जिन्होंने जब नाश्ता करना होता है नान चने, भाई खाने से पहले सोचें तो सही आपको फ़ायदा दे रहा है या आपको नुकसान दे रहा है। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जैसा कि कोई दलिया बना लिया गया, कोई हेल्दी सीरियल्स, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड सीरियल्स आते हैं, प्रोसेस सीरियल्स की मैं बात नहीं करी, ब्रांड सीरियल्स जो हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ दूध लो फैट इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद स्नैक के तौर पे 1 से 2 फल काफ़ी होते हैं। हम लोग स्नैक के तौर पे भी पूरी चना चाट की एक प्लेट खा लेते हैं, हालांकि उन्हीं चनों से बेसन बनता है और उसी की हम रोटी खा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम रोटी का इस्तेमाल कर जाते हैं एज अ स्नैक।
दोपहर के खाने में सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब जो बंदा सैलड इस्तेमाल नहीं करेगा वो रोटी ज़्यादा खाएगा। ऑब्वियसली जो बंदा पूरा बॉल सैलड का इस्तेमाल कर रहा है वो रोटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद आधी या कम कर दे। तो सैलड का इस्तेमाल दोपहर रात दोनों टाइम पे ज़रूरी है। चावल का इस्तेमाल ज़रा कम करें, रोटी का इस्तेमाल और चौकर के आटे की रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल एक मल्टीग्रेन आटा आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ अजनास से वो तैयार किया जाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स आयरन बहरहाल ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। तो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। शाम के स्नैक में जूसेस नहीं पीने, जूसेस में फ्रूट शुगर ज़्यादा होती है ना, फाइबर नहीं होता, फ्रूट शुगर ज़्यादा होती है। तो शाम के स्नैक में या तो दूध का ग्लास ले लिया जाए या एक फ्रूट ले लिया जाए। सोने से कबल आप हल्दी दूध जूस से बेहतर फ्रूट मतलब है कि आप फ्रूट ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नींद को पूरी करें। फिजिकल एक्टिविटी दिन में 30 मिनट कम अज़ कम, ये कम अज़ कम है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाली पेट चलना है, फिर आप खा पी के चलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको वजह भी समझा देती हूँ। अगर आप खाना खा के फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बॉडी के पास एनर्जी उस खाने से आएगी, वो इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। उसी खाने को बॉडी हजम करेगी, आपको दोबारा भूख भी लग जाएगी और आप आके हल्का फुल्का कुछ खा के सो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जब आप सुबह सो के उठते हैं, बॉडी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, जितना आपका ग्लाइकोजन है ख़त्म हो चुका होता है मोस्ट प्रोबेबली। अब बॉडी की मजबूरी है उसने फैट से एनर्जी में निकालनी है। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो खाली पेट वॉक करनी है, अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो खाना खा के चहलकदमी करें ताकि वो खाना हजम हो। ठीक है, हमने वजन कम करना है और हमने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, तो हमने खाना पीना छोड़ दिया, फिर हम कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं होता वैसे वजन कम। हमजा कहा था दुआ करो मेरा वजन कम, तो ये भी बता दें दुआओं से वजन कम नहीं होता। दुआ कितनी अहम हो सकती है, ये भी एक अच्छा सवाल है। और तीसरी चीज़ ये है कि अद्वियात हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी कि वो फलां फक्की खाएंगे उससे वजन कम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को भी बता दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो भूखा रहना है, कभी आपने सुना है कि फलां बंदे ने इतनी डाइटिंग की उसको शुगर हो गई? और होता क्या है, जब आप खुद को भूखा रखते हैं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी को आदत ही नहीं रही खाना खाने की। एक तो ये कि जैसे ही आप खाना खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। स्टारवेशन मोड इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्टोरेज मोड। वेट लॉस वैसे नहीं होगा। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर के, पीसीओएस के, प्री डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जो कुछ लड़कियां होती हैं स्टार्विंग करी थी, वो बहुत प्राउडली बताती हैं हम तो स्टार्विंग कर रहे हैं, तो हमने तो खाना पीना छोड़ दिया, हमारा एचपी भी गिर गया, ये सारा कुछ। और वो बड़े आजकल ये ना हमने स्टेटस सिंबल बना लिया, बजाय इसके कि हम इसको इस्तेमाल करें, हम ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपने स्टेटस को लेके। तो स्टार्वेशन कभी भी वेट लॉस नहीं कराएगी भी तो इतनी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। दूसरा, हमजा का सवाल, दुआओं से बिल्कुल वेट लॉस नहीं होता, मतलब ग्रोथ आता है, लेकिन मेहनत भी हमारा मजहब भी यही कहता है, मेहनत करें और उसके बाद रिजल्ट जो है वो अच्छा दुआ कर लें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे के मैं अपना वजन बिल्कुल दुआ थोड़ी सी बदल बिल्कुल। और तीसरा हमजा का सवाल था फक्की वाला। हमजा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया और उसने कहा मैंने आपसे वेट लॉस का डाइट प्लान लिया था, मेरा तो वेट गेन हो गया इस डाइट प्लान से। अब मैं हैरान, मैंने कहा इस डाइट प्लान से वेट गेन नहीं हो सकता। उसने कहा पहले 1 महीने तो 10 किलो कम हुआ। मैंने कहा 10 किलो कम हुआ? बाद में पता चला वो मेरे क्लिनिक से निकला, सीधा एक हकीम के पास गया, वहाँ से फक्की ली जो कि एक लेग्जेटिव थी। अब जैसे उस फक्की को इस्तेमाल करता था, पेट खराब होता रहा, डिहाइड्रेशन होती रही, वाटर लॉस होता रहा, न्यूट्रिएंट्स ज़ाया होते रहे। जैसे ही वो 30 दिन का उसका कोर्स खत्म हुआ, उसने मेरा डाइट प्लान यानी एक नॉर्मल डाइट शुरू की। बॉडी ने सारा वेट जो है वो ज़ाहिर है पानी भी दोबारा रिटेन करना शुरू किया, अपनी वीकनेस भी रिकवर करना शुरू की और वेट गेन होना शुरू हो गया। ये जो फक्कियाँ हैं ये लिवर और किडनी को डैमेज कर देती हैं, इनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आप नॉर्मल इवन वेट लॉस के डाइट प्लान पे भी जब आप आएंगे, वेट सारा बाउंस बैक। प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, आयशा को भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।